Morning dear, how are you? कैसे हो बच्चों? Let us discuss today the concept of mass. What do you understand by mass dear? मास होता क्या है बेटा? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। मतलब कितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर कितना ज़्यादा उस बॉडी के अंदर, मतलब कितना ज़्यादा सामान है, कैसे मतलब क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, उसे बोलते हैं उसका मास। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो बच्चे इसको किस में मेज़र करते हैं? मास को यूनिट, मास की यूनिट होते हैं केजी। और ये अगर हम देखें तो बॉडी का जो मास होता है ना, ये सेम एट एवरीवेयर, हर जगह क्या होता है बेटा? सेम। चाहे वो आप अर्थ पे देख लो, चाहे मून पे देख लो, चाहे आउटर स्पेस में देख लो, मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो। कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है। जैसे आप देखो प्रोटॉन का भी कुछ मास है, कितना है? 1.67 10 की पावर 27 kg। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10 की पावर -31 kg। मतलब छोटी छोटी जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, अर्थ पार्टिकल्स में, उनका भी मास है। तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे वेट क्या होता है बच्चों। वेट का मतलब क्या होता है? देखो वेट क्या कहता है। देखो हमें पता है जो अर्थ है ना, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अटैच करती है, एक सर्टन फोर्स से अटैच करती है। जो फोर्स है वो जी डिपेंड किस पे करता है? एक तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पॉइंट पे क्या है। तो वी कैन से दैट द वेट ऑफ द बॉडी, वेट है क्या बेसिकली? फोर्स, वो फोर्स विद विच दैट इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स जिससे वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी ने फोर्स लगाया उस बॉडी के ऊपर, क्या? जो फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, वो अर्थ की ग्रेविटी ने फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका वेट बोलते हैं। तो माय डियर वी नो दैट जनरल फॉर्मूला देखें, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बट हमें पता है कि जो अर्थ खींचती है एट दैट टाइम, जो एक्सेलरेशन जो उस बॉडी का होता है दैट इज जी के बराबर होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम जी। दैट फोर्स इज नोन एज वेट। ओके, सो वी कैन से वेट इज मेजर्ड। वेट को कैसे मेजर करेंगे? बिकॉज वेट एक तरह का फोर्स है, तो इसकी वही यूनिट होगी जो किसकी है बेटा? फोर्स की है। तो हम बोल सकते हैं जो यूनिट ऑफ फोर्स होती है, वो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। मतलब जो यूनिट ऑफ वेट भी क्या होगी? न्यूटन होगी। देखो अगर हम बात करें, अगर हमारे को कहा जाए कि किसी 1 किलोग्राम बॉडी का वेट बताओ अर्थ के सरफेस पे, क्या 1 किलोग्राम की बॉडी है, मतलब मास उस बॉडी का 1 kg है, तो वेट ऑफ 1 kg मास कितना होगा? हमें वेट निकालना है। मास कितना है? 1 kg। अर्थ तो उसको जो खींचती है किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अर्थ के ऊपर वो 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी का वेट कितना होगा? 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे लगने वाली अगर कोई भी बॉडी है अर्थ के सरफेस पे, तो उसका मास 1 kg है। 1 kg मास है तो अर्थ पे लगने वाला वो वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन। 10 kg है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 98 न्यूटन। तो ऐसे आप ये भी दिखा सकते हो कि अगर आपकी बॉडी का मास, जैसे हमारा मास अगर कितना है? 100 kg है, ठीक है, तो 1 kg पे लगने वाला 9.8 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना वेट हम लगा, हमारे को इतना वेट हम लगा रहे हैं अर्थ के सरफेस पे। नाउ डियर कम्स टू बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बच्चों थ्रस्ट होता क्या है? जैसे नाम ही है थ्रस्ट। थ्रस्ट बेसिकली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इज ए काइंड ऑफ ए फोर्स। थ्रस्ट इज ए काइंड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट सरफेस। मतलब जैसे मैंने पेन रखा हुआ है, अगर मैंने इस पेन को ऐसे परपेंडिकुलर लगाया
ये जो मेरा फोर्स लग रहा है इस पेपर के ऊपर, ये लगने वाला फोर्स कैसा है, आप देखो परपेंडिकुलर लग रहा है। ये देखो ना, ये एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो पेन है पेपर के ऊपर क्या लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, थ्रस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट वो फोर्स होता है बेटा जो एक्ट करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, जो सरफेस ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उस सरफेस के ऊपर। परपेंडिकुलर पे एक्ट करने वाला फोर्स क्या कहलाता है, थ्रस्ट। जैसे अब मैं आपसे बोलूँ मेरे पास क्या है, ये पानी का गिलास है, ओके। ये पानी का गिलास कैसे रखा हुआ, ये गिलास कैसे रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, आप बोलोगे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो ये क्या लगा रहा है, गिलास इस सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा ये माउस है, ये माउस को मैंने ऐसे रख दिया, माउस इस सरफेस के ऊपर कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो माउस भी इस सरफेस पे क्या लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है, ओके। तो ही कैन से थ्रस्ट, ये भी कह सकते हो इट इज़ द टोटल फोर्स। ये वो टोटल फोर्स होता है किस पे लगता है, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। सो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो थ्रस्ट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन ही होगी, ओके। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर, माय डियर, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं प्रेशर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, बट एक्चुअली बेटा प्रेशर है क्या, बेसिकली प्रेशर इज ए इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट है, क्या है बेटा, फोर्स का इफेक्ट। मतलब कहने का है बेटा कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो उसकी वजह से उस बॉडी पे कुछ तो इफेक्ट आता होगा। जैसे अगर मैंने इस बॉडी पे ऐसे मुक्का की तरफ दबाया तो ये मेरा इसकी वजह से क्या इफेक्ट आया इस पेपर के ऊपर, मैंने इस पेन को यूं दबाया, देखिए मैं इस पेन से प्रेस कर रहा हूँ, जोर से प्रेस कर रहा हूँ, आपने देखा देखो निशान आ गया। अब इसी को मैं इस एरिया इधर से यूं प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं फिर इसको प्रेस कर रहा हूँ, अब देखो दोनों के निशान में देखो फर्क है। अब बेसिकली ये क्या है, पेन ने जो इस पेन के ऊपर मैंने फोर्स लगाया उसकी वजह से इस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ, इस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ, पेपर के एरिया पे क्या इफेक्ट हुआ, उसे प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट है, बेसिकली एक तरह का फोर्स है, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, किसी एरिया पे हो रहा है ना, जिस पे वो एक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। दोबारा सुनो बेटा, प्रेशर है क्या, फोर्स का इफेक्ट है। जब आप फोर्स लगाते हो किसी सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से सरफेस पे इफेक्ट होता है, कोई आपको चूटी काटता है, आपको कहते दर्द हो गया, क्यों, आपने जो एरिया कॉन्टेक्ट क्या किया, कम, आपने वहां पे इसका इफेक्ट क्या किया, कम किया, आपने ऑल पेन को जोर से प्रेस किया, तो ये फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, ये माउस को जोर से प्रेस कर रहा हूँ, इसका भी फोर्स का इफेक्ट है, तो क्योंकि इसका फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा एरिया पे है, डिपेंड करता है फोर्स का इफेक्ट आप किस एरिया पे कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स भी क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और अगर इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब उस यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और परपेंडिकुलर एरिया को थ्रस्ट बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया भी आप लिख सकते हो। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, देखो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन। देखो प्रेशर, थ्रस्ट क्या है, न्यूटन, परपेंडिकुलर फोर्स भी न्यूटन, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पास्कल भी बोल सकते हैं। तो एक पास्कल का मतलब क्या हुआ, एक न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो डियर, प्रेशर है कैसी क्वांटिटी, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी, ऊपर तो फोर्स है। बेटा स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोला गया है कि जो क्वांटिटी वेक्टर्स के लॉ को ओबे नहीं करती, वेक्टर के लॉ क्या होते हैं,
वेक्टर्स की जो लॉ, बस आप इतना याद कर लो, जो वेक्टर्स की लॉ को ओबे नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, स्केलर कहलाती है। क्योंकि प्रेशर की इट हैज़ मैनी डायरेक्शन, तो बोल सकते हैं इट हैज़ मैनी डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करती। अब हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेटा हमारे पास ना एक ब्रिक है, ओके। हमने उस ब्रिक को दो तरीके से रखा हुआ है। एक तो कैसे रखा हुआ है, अब आप देख रहे होंगे, हमने ब्रिक को ऐसे रखा हुआ है कि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस से ज़्यादा है, और एक तरफ ब्रिक को ऐसे रखा हुआ है जिसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कम है। तो आप देखो ये जो फर्स्ट ब्रिक है, ये क्या है, इसकी जो पोजीशन है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो इन दैट केस वेट जो ब्रिक का होगा, वेट तो उतना ही रहेगा उसका, वेट तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिंग कहाँ एक्ट करेगा, बेसिकली हमेशा एक्ट को डाउनवर्ड एक्ट करता है। किस पे कर एक्ट कर रहा है, इस लार्जर एरिया पे। तो हम ये बोल सकते हैं जो वेट है ग्राउंड पे क्या हुआ, इन दैट केस फोर्स ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक ऑन द लार्जर एरिया ऑफ द ग्राउंड। अब देखो ज़्यादा एरिया पे लग रहा है फोर्स ब्रिक का। अब आपको पता है ये वाला mg जो लगने वाला फोर्स है इस ब्रिक के ऊपर ज़्यादा एरिया पे लग रहा है, तो ज़्यादा एरिया पे लगने वाला फोर्स है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, तो वहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि से एरिया क्या है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो प्रेशर वहाँ पे कम होगा। उसी सेम ब्रिक को हमने क्या किया, उसी ब्रिक को हमने कैसे रख दिया, वर्टिकल रख दिया। अब क्या देख रहे हो, इसका जो ग्राउंड से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है अब कम हो रहा है, ओके। तो अब क्या देखेंगे, जो ब्रिक बी है स्टैंडिंग पोजीशन पर रख दी हमने, सेम ब्रिक है हमारी, अब सेम स्टैंडिंग पोजीशन पर रख दिया। अब इसका क्या देख रहे हो आप, सो इट्स एरिया जो है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किससे, ग्राउंड के साथ क्या है बेटा, स्मॉल है। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल है, सो इन दैट केस जो वेट होगा ब्रिक का, जो फॉल करेगा उस पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया के ऊपर, है ना, जिसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट कभी ज़्यादा प्रेशर भी लगा सकता है और कम प्रेशर भी लगा सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसको किस पोजीशन में आपने रखा हुआ है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से भी डिपेंड करता है। सो डियर, इसका मतलब ये है जो प्रेशर है बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो होता है फोर्स अप्लाइड, किस पे डियर, फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है। दूसरा करता है किस एरिया भी वो फोर्स लग रहा है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी पे सेम फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, सेम फोर्स, है ना, इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। अभी हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या किया था, जब ब्रिक को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा हुआ था एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था, उसी ब्रिक को हमने स्टैंडिंग पोजीशन पर दिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, तो एरिया उससे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेम फोर्स से सेम फोर्स डिफरेंट प्रेशर भी क्या कर सकता है बेटा, प्रोड्यूस कर सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द एरिया ओवर विच इट एक्ट, कितने एरिया पे वो एक्ट कर रहा है, ओके। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि व्हेन फोर्स एक्ट ओवर लार्ज एरिया, जब वो लार्ज एरिया पे लगाएगा और फिर ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रोड्यूस स्मॉल प्रेशर एग्जिट करेगा बेटा। बट अगर वही सेम फोर्स स्मॉलर एरिया पे लगाएगा तो क्या बोलेंगे, लार्ज प्रेशर एग्जिट करेगा, ओके। तो देखो इसका क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक फोर्स है 100 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है डियर, 100 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट लगा, एरिया कितना है 2 मीटर पर स्क्वायर, प्रेशर निकालना। तो बेटा आपको पता है फोर्स कितना है 100 न्यूटन, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया 100, एरिया हो गया 2, तो ये हो गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 50 इसको पास्कल भी कह सकते हैं, ओके। तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है वुमेन इज वियरिंग शार्प हील, वुमेन ने शार्प हील डाली हुई है ना, दैट इज परपेंडिकुलर शू, और परपेंडिकुलरली शू परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, जिसको ओके। इफ द मास ऑफ द वुमेन, अगर हमने कहा वुमेन का जो मास है कितना 50 kg है, ओके। और जो वुमेन ने व्हील डाली हुई है उसका जो एरिया है, एरिया मतलब जो व्हील का जो एरिया है कितना है, हम बोल सकते हैं एरिया है उस व्हील का
1 centimeter square. Calculate the pressure exerted on the ground when the woman stand on the just one wheel. एक ही जस्ट एक व्हील पे खड़ी, तो उसका मतलब सारा का सारा जो उसका वेट होगा उसी व्हील पे ही आएगा, है ना। तो अब हमें एक पॉइंट समझना है कि पहली बात तो कितना फोर्स लगा पाएगी वो। तो पहले तो हमें समझना है कि हमें दो चीज़ चाहिए। प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया, यही समझ रहे हो ना बेटा। अब यहाँ पे वुमेन खड़ी है तो अर्थ वुमेन को अपनी तरफ खींचेगी ना। ओके, जब खींचेगी तो अर्थ कितना वेट लगाएगी, तो हम बोलेंगे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज mg लगा रही है। ओके, चलो हम g की वैल्यू यहाँ पे इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं। तो m कितना है 50, g कितना है 10, तो अर्थ वुमेन को खींच रही है 500 न्यूटन फोर्स से। ओके, चलिए अब फिर कहते हैं एरिया। अब एरिया यहाँ किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एरिया को भी किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो इसको क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर फर्स्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10,000 या 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, अब फोर्स की वैल्यू निकालें। फोर्स कितना है, प्रेशर कितना है 500। ओके, फोर्स है। फिर ये कितना 1/10,000, ये वैल्यू कितनी आ गई 5, 4 जीरो भी ऊपर चलेगी, 10 की पावर 6, 5 × 10 की पावर 6 पास्कल। देखो कितना ज़्यादा फोर्स लगा रही है, कितना वेरी लार्ज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुमेन जब वो खड़ी है किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर खड़ी है बेटा, सरफेस के ऊपर, और एक ही हील के ऊपर खड़ी है। दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ अब एक और पॉइंट देखो बेटा, कहते हैं रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg, क्योंकि हमारे को दे दिया मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। इसकी हमें लेंथ पता है बेटा, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। कहता है प्रेशर ऑन द टेबल टॉप, फाइंड द प्रेशर। कहता है पहली कंडीशन में कहता है कि जो वुडन ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, जैसे ब्रिक वाली कंडीशन थी, जैसे ये वाला एरिया 50, ये हो गया कितना 25। ओके, तो पहले ये देखो कि जो वेट होगा, वेट तो mg होता है ना बेटा, हमें वेट किस पे लग रहा है, इस वाले एरिया पे लग रहा है। कौन से वाले एरिया पे, ये वाला एरिया मैं जो है शेड कर रहा हूँ आपके सामने। अब इस एरिया पे देखोगे, ये जो शेडेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये किसका एरिया है, ये है बेटा 50 और ये बच्चों 25। तो हमारे पास एरिया कितना मिल गया, तो हमें एरिया कितना मिल गया इसमें देखें, एरिया हो जाएगा 50 × 25। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या चाहिए, प्रेशर के लिए वेट चाहिए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू mg निकालना है। तो mg कितना ले लो, चलो 10 ले लो, हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। तो क्या चाहिए बेटा, प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है बेटा 40, एरिया ये वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे 50 × 25 × 10 की पावर -4। तो इसको 1 0 से कैंसिल कर दें, ठीक है बच्चा। तो क्या बच गया, ये 10 की पावर 4 ऊपर चलेगी बेटा, तो 25 5 जो 125। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो इट शुड बी अराउंड 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से 320 पास्कल। ओके, अब फिर कहता है इस वुडन ब्लॉक को हमने ऐसे रख दिया बेटा
कि ये वाला सरफेस मतलब इसको वर्टिकली स्टैंड कर दिया, वर्टिकल स्टैंड किया तो वही ब्रिक है, तो वेट तो इतना ही जाएगा बेटा mg। अब mg कहाँ लग रहा है, अब mg इतने वाले पोर्शन पे लग रहा है, ये पोर्शन देख रहे हो। अब ये पोर्शन की लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है कितनी है, 10 और 25, तो इसका एरिया निकाल लो, 25 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर का। ओके, तो ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ओके, तो वेट हमारे पास जो फोर्स है वो कितना आ रहा था, दैट इज 40 न्यूटन। तो प्रेशर लगने वाला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज 40 अपॉन एरिया कितना है, 25 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये हमारे पास अराउंड कितना लगता है, ये वैल्यू कितनी आती है, अराउंड 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1600 पास्कल। तब आप देख रहे होगे कि वही, अब हमने क्या देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट को हमने चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टली रखे चाहे इसको वर्टिकली रख दे, मतलब चाहे अब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था तो प्रेशर लगा 320 पास्कल, तो यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों कम लगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया ना बेटा नीचे का, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। देखो डियर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे स्कूल बैग के वाइडर स्ट्रिप क्यों लेते हैं, फिर वो ये स्ट्रिप वाइडर स्ट्रिप होगी तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अगर ज़्यादा होगा प्रेशर वहाँ पे क्या हम रखो, हमारे कंधों पे प्रेशर कम लगेगा, है ना। फिर देखो जो शार्प नाइफ होता है वो ज़्यादा बेटर कट करता है किससे, ब्लंट लाइन पे, बिकॉज शार्प नाइफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो उसका फोर्स का जो इफेक्ट होगा, फोर्स का, तो सो शार्प नाइफ, जो शार्प नाइफ वो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, शार्प नाइफ का इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, लार्ज होगा, किससे कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। क्यों, ब्लंट नाइफ का जो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा मतलब प्रेशर भी कम लगाएगा। देखो, वाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। अच्छा, नीडल की टिप शार्प जितनी होगी, जैसे पेन की भी नीडल जितनी शार्प होगी उतना प्रेशर क्या लगेगा, जहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम प्रेशर ज़्यादा। ओके, यहाँ पर भी देखो टिप ऑफ द नीडल क्या होनी चाहिए, शार्प, इसलिए होगी कि प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। ओके, देखो, वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन मैन इज वॉकिंग देन द मैन इज स्टैंडिंग। क्वेश्चन आता है कि जब प्रेशर जब वो चल रहा है तो क्या होता है, कम, क्योंकि चलते टाइम हमारा जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, वाइल वॉकिंग हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कम होता है, और जब खड़े होते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा होता है एट द स्टैंडिंग टाइम। देखो कहते हैं वाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन द मैन स्टैंड ऑन द कुशन देन द लाई डाउन। देखो सीधी सी बात है, जब हम खड़े होते हैं, जब भी कोई पर्सन खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है ना, दोनों पैरों पे खड़ा होगा तो सिर्फ एरिया पर उसके पैरों का कंसीडर होगा। ओके, जिसकी वजह से एरिया कम होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। ओके, और जिससे लार्ज प्रेशर लगेगा कुशन के ऊपर तो डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा। बट अगर हम ये बोला कि सेम पर्सन लाइंग डाउन ऑन द कुशन, लाइंग डाउन जब होगा तो हम गद्दे पे जब लेट जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो एरिया है वो कांटेक्ट में आता है गद्दे की, जिससे क्या होता है वेट ऑफ द मैन है पूरा की पूरा लार्ज एरिया पे आएगा। पहले क्या था, सिर्फ दोनों पैरों पे एरिया था, अब पूरे पूरे सरफेस के ऊपर आ रहा है, पूरे गद्दे के ऊपर आ रहा है, जिसके प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसलिए स्मॉल प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो सप्रेशन भी क्या होगा, जो डिप्रेशन होगा कुशन के ऊपर वो भी कम होगा। ठीक, अब इसका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, रियल लाइफ में आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का पीछे वाला टायर क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है ना। और क्यों चौड़ा होता है, बिकॉज वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर सके किस पे, ग्राउंड पे, है ना। बिकॉज टायर डू नॉट सिंक इनटू द कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड। मतलब कहने का बेटा
जो वाइड जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बेसिकली जो ट्रैक्टर के जो पीछे का टायर चौड़ा इसलिए रहता है कि जो हमें क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट सैंड बहुत सॉफ्ट होती है ताकि वो बार बार डिप्रेस ना करे उसके अंदर, और वो इजीली इसके ऊपर चल सके, फील्ड के अंदर मूवमेंट इजीली कर सको आप, ताकि वो बार बार वो सिंक ना करे। ओके, अनदर कॉन्सेप्ट इसमें आप समझो कि क्या बताया कि हम देखो, इट ईजियर टू वॉक ऑन ए सॉफ्ट हैंड, soft stand if we have flat shoe rather than the sharp। अगर हमको सॉफ्ट सैंड पे चलना है, मतलब कि जहाँ पे सैंड सॉफ्ट है, तो चलने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे अगर आपने शूज़ फ्लैट डाले हुए हैं, जब आप फ्लैट शूज़ डालते हो ना तो आपका शूज़ का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, सॉफ्ट सैंड के ऊपर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो आप इजीली चल पाओगे। बट अगर आपने वहाँ पे शार्प हील डाली हुई है, ठीक है, या आप शार्प हील डाल के चलोगे तो वहाँ पे सॉफ्ट सैंड है तो एरिया ज़्यादा लगेगा, तो बार बार आप क्या करोगे, शार्प हील क्या करेगी, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो इसकी वजह से शार्प हील बार बार सिंक हो जाएगी सॉफ्ट हैंड के अंदर, इसलिए उसके ऊपर चलना टफ हो जाएगा।